आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड अभी जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं, स्पेशली दिवाली पे जो मोदी जी ने अनाउंस किया है रिसेंटली कि जीएसटी में अभी रिफॉर्म्स होंगे। जो टैक्स स्लैब्स है उनको रिड्यूस करके 2 टैक्स स्लैब में कन्वर्ट किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आया था। एनके सिंह जो हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार हम इस आर्टिकल को बेसिकली हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इसमें आसानी रहेगी, उनको समझने में आसानी होगी। मतलब हम बेसिकली इंग्लिश रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैं दोनों की टर्मिनोलॉजी में बेसिकली यूज करूंगी, जिससे कि आपको समझने में आसान हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जीएसटी टेम्पलेट जो है ये बेसिकली हमारा जो सितंबर 2025 है उसका ये आर्टिकल है। अभी रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक तो इसमें क्या क्या चीजें बेसिकली की जा रही है। स्लैब का सरलीकरण, मतलब पहले जो स्लैब्स थी, 4 स्लैब थी जीएसटी की, उसको कन्वर्ट करके 2 स्लैब्स में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हो रहा है स्लैब्स का सरलीकरण, प्रमुख सेवाओं की छूट और अनुपालन में आसानी। अनुपालन यानी कि कंप्लाइंस, मतलब जिससे कि लोगों को फॉलो, जो भी अगर पहले जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको 4 सब्जेक्ट रिवाइज करने एक दिन में, वो ज्यादा आसान होगा या 2 सब्जेक्ट रिवाइज करना? 2 कंपैरेटिवली इजी होगा। उसी प्रकार से मतलब उसकी अनुपालना करना इजी होगा। वैसे ही जीएसटी की अभी पहले 4 थी स्लैब्स, अगर वो 2 कर दी तो उनका अनुपालन करना इजी होगा। तो यही है। और प्रमुख सेवाओं में छूट भी मिलेगी। जैसे पहले क्या होता था कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की जो सेवाएं होती थी उन पे भी जीएसटी लगता था। तो अब आप वो सुविधाएं मतलब 0% जीएसटी की रेट से अवेल करवा पाएंगे, उसमें आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। एक ये फायदा है। ठीक है, अब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, उसके बाद ये अब तक का ऐसे कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ये पुनर्गठन हुआ है और अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म होने वाला है इस 2025 में जो रिफॉर्म आएगा जीएसटी का, इसको। ठीक है, इसका महत्व ये है कि जीएसटी काउंसिल की सहमति निर्माण की पद्धति भविष्य के बड़े आर्थिक सुधार जो भविष्य में हो सकते हैं, जैसे भूमि यानी कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, या श्रम लेबर रिफॉर्म, और ये पूंजी कैपिटल रिफॉर्म्स, ये जो रिफॉर्म्स है इनमें भी इससे एक हम कह सकते हैं कि एक बल मिलेगा। इजीली ये रिफॉर्म्स भी हो पाएंगे, क्योंकि जीएसटी जो रिफॉर्म्स है इससे ये क्या ड्राइव करेंगे, ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म और कैपिटल रिफॉर्म, ये तीनों ही रिफॉर्म्स जो हैं ये इजीली हो पाएंगे ड्यू टू जीएसटी रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये इसमें फायदा होने वाला है। फिर अब इसमें अगर हम ऐतिहासिक विकास देखें, मतलब जीएसटी जो है ये आज का तो है, टैक्स है नहीं, 2017 में इसे लागू किया गया था, पर इसकी जो हम कह सकते हैं कि भूमिका जो है वो बहुत पहले ही बांध दी गई थी, है ना। तो जो टैक्स से रिलेटेड और प्रीवियसली हिस्टोरिकली ऐतिहासिकली क्या क्या रिफॉर्म्स हो रखे हैं हम उनको भी देखते हैं। तो 1985 में जो वीपी सिंह जी थे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने पहली बार एकीकृत कर प्रणाली की परिकल्पना की थी। एकीकृत कर प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड टैक्स जो है उसकी परिकल्पना उन्होंने पहले सोचा था कि हम एक एकीकृत कर प्रणाली लागू कर सकते हैं। ठीक है, फिर 1986 में मॉडिफाइड वैट की शुरुआत हुई थी। मॉडिफाइड वैट यानी जो पहले वैल्यू एडेड टैक्स लगा करता था गुड्स पे। ठीक है, तो अब उस वैल्यू एडेड टैक्स को मॉडिफाई किया गया था 1986 में। तो वहां से हम कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग हो गई थी किसकी, जो ये रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स थे उनकी स्टार्टिंग। फिर 1991 में संकट आया था, आपको एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह पता ही है, एक संकट के बाद में, आर्थिक संकट के बारे में, और उसके बाद में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। फिर उसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने वैट जैसे सुधारों का निर्देश दिया था कि आपको ये वैट है और ये जो दूसरे टैक्स रिफॉर्म्स है ये आपको लागू करने चाहिए, जिससे कि आपकी इकोनॉमी और वाइब्रेंट बने, ओपन हो, और मतलब ग्लोबलाइज हमारी अगर इकोनॉमी होगी तो उससे क्या होगा कि जो ग्लोबली इंडिया को ज्यादा जो मतलब जो उस वक्त जो 1991 में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी उससे उभरने के लिए आसानी होगी। ठीक है, 2002 में कैलकट टास्क फोर्स की नींव रखी गई थी, जिसने जीएसटी की मतलब उसके द्वारा जीएसटी की नींव रखी गई थी, कैलकट टास्क फोर्स। ठीक है,
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसकी जो शुरुआत है, आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज अगर अभी जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि 2047 में हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो इसकी शुरुआत हमने अभी कर दी है। अभी से गवर्नमेंट उसी डायरेक्शन में एक्शन ले रहा है, चाहे वो जीएसटी के द्वारा लिया जा रहा हो, जीएसटी के रैशनलाइजेशन के द्वारा लिया जा रहा हो, या लैंड रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स, कैपिटल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, इन सारे रिफॉर्म्स के द्वारा गवर्नमेंट उसी डायरेक्शन में एक्शन ले रहा है। तो वैसे ही जो आप देख सकते हैं जीएसटी की नींव जो 2002 में रखी थी, उसका लागू कब हुआ? 2017 में। तो जीएसटी लागू हुआ हमारा 17 कर प्लस 13 उपकर, मतलब 13 उपकर यानी जो 13 सेसेस, सेस जो होते हैं वो बेसिकली उपकर है। तो सेस और टैक्स इन सबको उसमें सम्मिलित किया गया था, किसमें? जीएसटी में, एक एकीकृत कर में। ठीक है। फिर 2017 से 25 में करदाताओं का आधार दुगुने से अधिक, मतलब जो टैक्स बेस है वो काफी बढ़ गया। पहले 66 लाख था, वो बढ़ के 1.5 करोड़ हो गया। इससे हमारे राजस्व को वृद्धि मिली, एक राजस्व मजबूत हुआ, हमारा जो इकोनॉमिकली हम कहें जो इकोनॉमिक बेस है वो स्ट्रांग हुआ। ठीक है। अब 2.2 में क्या क्या फायदे हैं वो हम देखते हैं। एक तो दर सरलीकरण तो हो ही रहा है, 4 स्लैब से अब मुख्यतः 2 स्लैब में कन्वर्ट हो रहा है, 5% और 18%। और लग्जरी और सिन गुड्स, ठीक है, पाप वस्तु मतलब सिन गुड्स, जैसे कि टोबैको वगैरह जो रहता है ना, टोबैको, ठीक है, उन पे 40% बेसिकली टैक्स लगाया जा रहा है। बाकी सब पे 5% और 18% ही बेसिकली टैक्स की दरों को रखा जा रहा है। और बीमा प्रीमियम, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जीवन और स्वास्थ्य बीमा है, उन पे पहले जीएसटी लगता था, अब उसको 0% कर दिया, उसको दिया गया है। ठीक है, उनको कर से मुक्ति दे दी गई है। फिर इन्वर्टेड ड्यूटी, इन्वर्टेड ड्यूटी में क्या रहता है बेसिकली कि जो दो टाइप के जैसे गुड्स रहते हैं, एक हमारा रॉ मटेरियल होता है और एक फिनिश्ड गुड्स रहते हैं। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था, कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसमें रॉ मटेरियल जो रहता था, है ना, उस पे टैक्स ज्यादा लग रहा था कंपैरेटिवली किस पे? जो फिनिश्ड गुड्स है उन पे। सबकी बात नहीं हो रही, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो उससे क्या इन्वर्टेड ड्यूटी की समस्या आ रही थी, तो अब उसमें भी रिफॉर्म लाया जाएगा कि फाइनल जो फिनिश्ड गुड्स है उन पे टैक्स ज्यादा लगे बजाय कि रॉ मटेरियल के। ठीक है। फिर पूर्वानुमेयता व अनुपालन, मतलब जो टैक्स कंप्लाइंस वगैरह की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए सरलता रहेगी, उनके लिए आसानी रहेगी। ठीक है। अब यह क्यों परिवर्तनकारी है? क्योंकि सहमति निर्माण सभी राज्यों का इसमें समर्थन है, मतलब सारे राज्यों के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स है उन सबने इसमें अपनी सहमति दी है, उन सबने इसमें अग्रीबिलिटी दी है कि आप ये रिफॉर्म लागू करो। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो अब हम कह सकते हैं फेडरलिज्म जो है, एक संघवाद है, उसका ढांचा भी हमारा स्ट्रांग होगा। ठीक है, संघीय परिपक्वता का ये संकेत है। राजस्व लचीलापन किससे ज्यादा है? दर डिजाइन सरलीकरण से। मतलब इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा गवर्नमेंट को लॉस उठाना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं 48,000 करोड़ तक का अस्थायी नुकसान संभव है, परंतु अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो उसमें अनुपालन व उपभोग बढ़ने से पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंजप्शन भी बढ़ेगा और कंप्लाइंस भी बढ़ेगा, तो इससे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हम देखें तो हमें ये जो नुकसान हो रहा है शॉर्ट टर्म का, ये फुलफिल हो जाएगा। फिर सकारात्मक चक्र, भारत को विश्वसनीय सुधारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में संकेत मिलेगा, मतलब निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा। जो हमारा एफडीआई वगैरह अभी कुछ समय से थोड़ा कम हो रहा है, तो एफडीआई वगैरह भी बढ़ेगा, क्योंकि एक स्टेबिलिटी, निवेशक क्या देखते हैं कि कोई भी इकोनॉमी है वो स्टेबल तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वहां पे स्टेबल पॉलिसीज है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, तो उससे उस इकोनॉमी की स्टेबिलिटी शो होती है। तो ये चीज अगर वहां पे रहेगी तो उससे क्या होगा, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स है, उनका भी जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो ट्रस्ट है, वो इंडियन इकोनॉमी पे स्ट्रांग होगा। तो ये इसके क्या हम कह सकते हैं पॉजिटिव्स हो गए। ओके। और इसमें मतलब क्या इसके आउटकम्स होंगे, इसके क्या मतलब जो जब हम लागू करेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमने इसमें देख ली। तो निहितार्थ मतलब हम फाइनली देखें तो इसमें क्या क्या होगा कि जीएसटी काउंसिल इक्वल टू पूर्ण सोवरेनिटी, जो वैश्विक स्तर पर दुर्लभ है। ठीक है। शहरीकरण, जीएसटी का हिस्सा नगरीय निकायों को देने का सुझाव, नगर पालिका को सशक्त करने की दिशा। इससे क्या होगा, ओवरऑल हम लॉन्ग टर्म में देखें तो जो नगर पालिका है, जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, उनकी भी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी।
फिर वैश्विक संदर्भ में देखें तो आलोचकों के अनुसार सुधार ट्रंप की टैरिफ नीति के दबाव में हुए, परंतु ये सुधार जो है ट्रंप की टैरिफ नीति के दबाव में नहीं हुई, ये हमारा पहले से ही लॉन्ग टर्म प्लान था। हमारा ये प्लान था कि हमें जीएसटी और टैक्स में रिफॉर्म्स हम टाइम टू टाइम हमें करने ही होते हैं, तो ये उसी का ही हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये भी एक फैक्टर हो, पर ओवरऑल हम देखें तो ये सिर्फ उसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। पर ये 1991 सुधारों जैसा है, जैसे कि संकट अक्सर मतलब 1991 में जो सुधार हुए थे उसकी तरह, मतलब जो ये एनके सिंह जी जो है जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उनके हिसाब से ये जो सुधार है ये हम जैसे 1991 में सुधार हुए थे आर्थिक सुधार, उसी प्रकार से एक रिवॉल्यूशनरी सुधार है, एक रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म है, टैक्स रिफॉर्म, जो गवर्नमेंट को और हमारी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को एक वैश्विक मंच पे एक शो करेगा कि इंडियन इकोनॉमी इन्वेस्टर फ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ओवरऑल हम देखें तो इससे जो इंडिया है उसकी छवि भी वैश्विक रूप से मजबूत होगी। फिर राजनीतिक भिन्नताएं, अब ये तो ठीक है, ये जैसे जो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं ना कि यूपीए के काल में ये था, मोदी जी के काल में ये हो गया, ये आपको स्टेटमेंट जनरली अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में भी आप लिखते हैं तो वो भी अवॉइड करना चाहिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को। ओके, फिर ये एक बड़ा टेम्पलेट तो है ही, है ना, भूमि पर श्रम सुधारों का भी एक मॉडल की तरह कारगर सिद्ध होगा, एक मॉडल की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पे बातचीत कर रहे हैं ना, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इस पे बातचीत कर रहे हैं, तो एक संघीय, हम कह सकते हैं एक संघीय परिपक्वता को भी इसका भी ये संकेत देता है। फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखें तो इसमें क्या हो सकता है कि सरलीकरण स्वागत योग्य है, पर असली कटौती होगी क्या उपभोक्ता कीमतें, जो उपभोक्ताओं के लिए जो कीमतें हैं वो वास्तव में घटेगी या नहीं, वो देखना अभी बाकी है ना, कि मतलब उनको कंज्यूमर्स तक रेट का जो 5% और 18% एक कट हो रहा है, क्या कंज्यूमर्स तक रियल में इसका बेनिफिट पहुंचता है क्या, ये चीज ज्यादा देखने वाली होगी, ये सोचने वाली कि इससे उनको फायदा होगा या नहीं। फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब लघु और मध्यम उद्योग है, वो इस प्रणाली से कैसे तालमेल बिठाएंगे ये भी समझने की बात है, वो इससे मतलब उनको उससे फायदा होगा या नहीं होगा। और क्या नगर निकाय व जमीनी शासन को वास्तविक लाभ मिलेगा, तो ये भी देखना है कि जो लोकल बॉडीज है उनको फायदा मिलेगा कि नहीं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फायदा मिलेगा कि नहीं, कंज्यूमर्स को फायदा मिलेगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स जो है उनको भी एनालाइज करना जरूरी है। तो यही आर्टिकल था, आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, टिल देन सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव एंड थैंक यू।